भगत सिंह ने कहा था कि तर्क किए बिना किसी भी बात को आंख मूंद कर मान लेना एक तरह की गुलामी है। गुजरात में चुनाव है, नेताओं की बात तो जरूर सुनिए, लेकिन चुनने से पहले सवाल जरूर पूछिए, नेताओं से भी और खुद से भी, ताकि आप भी कह सकें सब मजामा छे। अब पुराना जमाना जाने वाला है, नया जमाना आने वाला है। पिछले 21 साल में गुजरात की तस्वीर बदल गई कि नहीं बदल गई? हम बात वोट मैप की नहीं, रोड मैप की करेंगे। गेम छोक गुजरात। गुजरात में चुनाव का मैदान सज चुका है। हालांकि गुजरात चुनावों की तारीखों की घोषणा अभी होना बाकी है, लेकिन अभी से सभी दलों ने राज्य में अपना चुनावी अभियान बेहद तेज कर रखा है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। कांग्रेस ने यहां बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और उसे 99 सीटों से संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया था। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी ने नए जोश के साथ एंट्री की है। इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मुकाबला मुश्किल हो गया। आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि गुजरात का रण में अभी क्या हलचल है। गुजरात के रण की हलचल यह है कि गुजरात में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1995 से लेकर अभी 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर आश्वस्त है, बेहद आश्वस्त है कि फिर से वो सरकार बनाने वाली है। जीत के लिए उन्होंने गुजरात गौरव यात्रा की फिर से शुरुआत की है, जिसमें पूरे राज्य में गौरव यात्रा शुरू की जा रही है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनावों में अपनी ताल ठोक दी है और वो लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस जो है गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभा कर रही है। तो हर राजनीतिक दल जो है लगातार लगा हुआ है और कोशिश में लगा हुआ है। गुजरात में हर विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पटेल फैक्टर को लेकर काफ़ी तवज्जो दी जाती है। तमाम बड़े और छोटे दल इस समाज को, जिसे पाटीदार समाज कहते हैं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इस बार भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी इसी कोशिश में जुटी है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि गुजरात में पटेल फैक्टर कितना ज़रूरी है। गुजरात चुनाव में पाटीदार फैक्टर, जिसे पटेल फैक्टर कहते हैं, गुजरात में पटेलों की आबादी 1.5 करोड़ यानी करीब 15% है। एक बड़ी आबादी है। 70 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा असर है। 167 सीट्स हैं गुजरात में, उसमें से 70 सीटों पर इनका सीधा असर है। 32% विधायक पटेल हैं इस वक्त भी वहां पर जो है 32। राज्य सरकार में करीब 26% मंत्री पटेल हैं। आप समझ लीजिए 15% आबादी है, 26% मंत्री पटेल हैं और 32% विधायक हैं। इससे आपको समझ में आ सकता है कि क्या है। 80% पटेल, दो तरह के पटेल वहाँ पर होते हैं, एक लेउवा पटेल और कड़वा पटेल। तो वो 80% लेउवा और कड़वा पटेल हैं जिनकी बड़ी आबादी है, और बाकी 20% अंजना और माटिया पाटीदार हैं। तो कुल मिलाकर उनका जो है बहुत बड़ा असर है। जाति है कि जाति नहीं, भारतीय राजनीति का ऐसा कड़वा सच है जो ना चाहते हुए भी हर शख्स को स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए तो चुनाव आते ही हर पार्टी जातिगत गणित साधने में लग जाती है। गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में पिछले चुनाव में किसका किधर वोट पड़ा है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि 2017 में किसने किसको वोट दिया। ये जो आंकड़ा है ये हमारे पास लोक नीति CSDS का सर्वे है, उसके आधार पर, उसकी स्टडी के आधार पर है। लोक नीति CSDS ने ये स्टडी किया, उसके आधार पर है। इसमें अपर कास्ट ने भारतीय जनता पार्टी को 55% लोगों ने दिया, कांग्रेस को 36% ने दिया। पटेलों में 61% ने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को 35% ने दिया। OBC ठाकुर जो भी महत्वपूर्ण है वो 45% बीजेपी को, 45% कांग्रेस को, बाकी अन्य को। और अन्य OBC में 52% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, 38% कांग्रेस को मिला है। ये CSDS की स्टोरी जो स्टडी है वो कहती है। दलितों को भी देखा जाए तो दलित 39% बीजेपी को मिले, कांग्रेस को 53% मिले हैं। आज भी वो कांग्रेस जो है इस पर भरोसा किए हुए है कि दलित वोट उसे मिल सके। आदिवासी वोट में 45%, कांग्रेस को 44%। मुस्लिम्स में भारतीय जनता पार्टी को बताया गया कि 27% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 64% वोट वहाँ पर मिले हैं। अन्य जातियों में 50% भारतीय जनता पार्टी को, 45% कांग्रेस को मिला। यानी मुस्लिम और दलित वोट जो है वो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण वोट है।
गुजरात को भौगोलिक तौर पर 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इन 4 हिस्सों में किस आधार पर वोट पड़ा था पिछले चुनाव में, इसको भी एक बार जल्दी से हम समझ लेते हैं कि किसका पलड़ा कहां पर भारी रहा। रीजन के हिसाब से देखें, सेंट्रल गुजरात में 61 सीटें हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटें, कांग्रेस को 22, अन्य को 2। उत्तर गुजरात में 32 सीटें, 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 2। सौराष्ट्र कच्छ में 54 सीटें हैं, 54, बीजेपी को 23, कांग्रेस को 30। दक्षिण गुजरात में 35 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 25 और कांग्रेस को 10। तो कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि ये जो सीटें हैं उस पर काम किया जाए। सेंट्रल गुजरात में वो कितना बढ़ सकती है और दक्षिण गुजरात में कितना हासिल कर सकती है, उससे उसकी ताकत को देखा जा सकता है। गुजरात मॉडल 2011 से ये शब्द भारतीय राजनीति में बहुत सुनने को मिला, लेकिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली मॉडल लाकर गुजरात मॉडल के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में आखिर में गुजरात मॉडल से गुजरात कितना बदला है, इसको समझ लेते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कितना बदला है गुजरात, जिसे हम गुजरात मॉडल कहते हैं, महत्वपूर्ण है। यदि मानव विकास सूचकांक देखा जाए, हेल्थ इंडेक्स पर पहले नंबर पर देश में केरल है, हेल्थ इंडेक्स जिसे हम कहते हैं उसमें, और गुजरात का नंबर वहाँ पर 21वां है, 21वें नंबर पर है हेल्थ इंडेक्स में। यदि एनुअल इनकम देखी जाए तो भारत में प्रति व्यक्ति की औसत कमाई गुजरात में 10वें स्थान पर है, गुजरात 10वें स्थान पर है औसत कमाई के स्थान लेकर, और प्रति व्यक्ति औसत कमाई वहाँ पर 2,22,486 रुपये बताई गई है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है, जिसमें ये कहा गया कि उसकी जो हर गुजराती की जो औसत आय है वो 2 लाख। गुजरात की कुल 16.63% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, मतलब गुजरात की कुल आबादी का 16.63% जो है गरीबी रेखा के नीचे है। और राज्यों में यदि स्थान देखा जाए तो 14वें स्थान पर गुजरात आता है गरीबी रेखा को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण है समझना गुजरात मॉडल को। गुजरात का साक्षरता में 9वां स्थान है, 9वें स्थान पर है, हालांकि केरल पहले स्थान पर है। गुजरात का साक्षरता में हायर सेकेंडरी महिला शिक्षा में वो 20वें स्थान पर है, कि यानी महिलाएं हायर सेकेंडरी तक पढ़ी हुई हैं, उसमें उसका नंबर 20 आता है शिक्षा को लेकर। और हेल्थ इंडेक्स रेशो में गुजरात का देश में 6ठा स्थान है। हेल्थ इंडेक्स रेशो में जो सभी फैक्टर्स हैं उसमें गुजरात का स्थान 6ठे नंबर पर है। बाल कुपोषण मेल न्यूट्रिशन के मामले में देश में वो 5वें स्थान पर है, यानी अभी स्थिति बेहतर नहीं है। चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन हर पार्टी अपने अपने हिसाब से वोटर्स में पैठ बनाने में लगी है, साथ ही दावे कर रही है कि अपनी अपनी सत्ता में भागीदारी की। सुनिए क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। दोस्तों, पूरे देश के अंदर अभी बदलाव की आंधी चल रही है। इस बार पलट दो सब कुछ, बदल दो सब कुछ। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कहते हैं ना डबल इंजन। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन चाहिए। ये डबल इंजन पुराना हो गया, 40-50 साल पुराने हैं दोनों इंजन। इस बार नया इंजन, नई पार्टी, नए चेहरे, नया विचार, नई ऊर्जा, नया सवेरा। ये भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है जो छाती ठोक करके जनता के सामने जा सकता है और बोल सकता है कि हमने आपके लिए काम किया। बाकी कोई नेता और कोई पार्टी ऐसी नहीं है, सिवाय लांछन लगाने के, आरोपित करने के, समाज को नीचे खींचने से, इसके सिवाय कोई भी और कोई काम नहीं कर रहा। जिस रूप में कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है, जिस रूप में जनता रिस्पॉन्ड कर रही कांग्रेस को हम महसूस करते हैं। जिस कल में मैं राजनपुर जाके आया, आज मैं थराड़ जा रहा हूँ, तो जो रिस्पॉन्ड मिला जनता का, उससे मालूम पड़ता है कि इस बार जनता का मूड है बदलाव का, और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए वो मैंडेट दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। गुजरात की सत्ता पर पिछले 27 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी को गुजरात गौरव यात्रा से काफ़ी उम्मीदें हैं। राज्य में बीजेपी की यह तीसरी गुजरात गौरव यात्रा है। यात्रा के सक्सेस रेट को देखें तो 2002 में बीजेपी को सबसे ज़्यादा 127 सीटें मिली, 2017 में वो 99 सीटों पर आ गई। ऐसे में कह सकते हैं कि 2017 के चुनाव में इस यात्रा की वजह से बीजेपी ने अपना गढ़ बचा लिया था। आम आदमी पार्टी की एंट्री के बीच एक बार फिर बीजेपी ने इस यात्रा को शुरू किया है, तो सबकी नजरें लगी हुई हैं इसी पर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर
गेम चेंजर साबित होंगी ये गौरव यात्रा? क्या दिल्ली मॉडल जो अरविंद केजरीवाल का है वो गुजरात मॉडल पर भारी पड़ेगा? और गुजरात में कांग्रेस का सीक्रेट प्लान क्या है? इस सब पर चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नौजवान डॉक्टर ऋत्विज पटेल हमारे साथ हैं, CSDS के सह निदेशक संजय कुमार जो हिंदुस्तान की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, और मेरे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार जो गुजरात की एक एक सीट को अंदर से बाहर से बेहतर तरीके से समझते हैं, धीमंत पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ऋत्विज पटेल, आपसे बात शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अब डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है। अब वक्त आ गया है गुजरात में इंजन बदलने का। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी बोले उसे इसीलिए फर्क नहीं पड़ रहा है कि गुजरात की जनता उनको भली भांति जानती है। किस प्रकार से दिल्ली का मॉडल हर एक मायनों में फेल हुआ है वो गुजरात के लोग भी जानते हैं। जिस प्रकार से उनके मंत्री हिंदू धर्म के विरोध में वाणी विलास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने से इनकार करते हैं, उनके यहाँ के गुजरात इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष कुछ भी बोलते हैं, हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब के लिए भी बोलते हैं, उनकी 100 वर्षीय माता जी के लिए भी बोलते हैं। सर, अभी आपने गुजरात मॉडल के फिगर देखे होंगे, हमने दिखाए गुजरात मॉडल का नेशनल इंडेक्स में क्या हाल है? नहीं, मैंने देखा है, मैंने फिगर्स भी देखे हैं विजय जी। और आपको तो देखने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। जो नहीं, जो यहाँ पर जमीनी स्थिति है उससे अवगत कराना भी तो मेरा फर्ज है। यहाँ पर शिक्षा में बेहतरीन काम हुआ है, यहाँ पर स्वास्थ्य में बेहतरीन काम हुआ है, यहाँ पर उद्योग निवेश में बेहतरीन काम हुआ है, यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया के अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। तो हर एक मायने में गुजरात का विकास यहाँ पर हुआ है। और सामने की तरफ दिल्ली मॉडल एक के बाद एक फेल हो रहा है, वो दिल्ली की जनता भी देख रही है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कहीं पे कोई फाइट में नहीं है। वो सिर्फ एक वायुमंडल क्रिएट करने का हवा बनाई जा रही है, लेकिन गुजरात की जनता ने उनको नकार दिया है। मैं ये मान के चलिए कि आज तक न मिली हो उतनी ऐतिहासिक बैठकों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत दर्ज करने जा रही है और उसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, वीरेंद्र वशिष्ठ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। वशिष्ठ साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी, JP नड्डा साहब और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। आपके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो गुजरात अपनी भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने गुजरात को शामिल ही नहीं किया है। प्रियंका जी, सोनिया जी वहाँ पर नहीं है और कोई नेता वहाँ जा नहीं रहा। तो ये कैसी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? क्या कोई सीक्रेट है, क्या प्लान? नमस्कार विजय जी। मैं आज एक दुखद घटना हुई केदारनाथ में। पहले जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए जी आज की डिबेट पे आना चाहता हूँ। जी, सरकार का कारण क्यों बनाई जाती है? सरकार बनाई जाती है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए। जी, आज हम जो मुद्दे हैं, आज मुद्दा गुजरात में शिक्षा, स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं उसका है। आज जो गुजरात की सुरक्षा में सेंध लगकर आज जो गेटवे ऑफ ड्रग्स हो चुका है गुजरात में, मुद्रा पोर्ट, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके मालिकों पे, वो गुजरात के बेरोजगार युवाओं के लिए खतरा बन चुकी है, गुजरात के नौजवानों के लिए खतरा हो चुकी है। क्योंकि आप देखिए जितने भी पेपर लीक सरकार हो चुकी है बीजेपी की गवर्नमेंट, आज जो हमारी आज युवा परिवर्तन यात्रा आज ही खत्म हुई है, और जितना उसको सहयोग, जितना उसको समर्थन गुजरात के नौजवानों ने और बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद देके किया है, मैं ये मानता हूं कि आने वाला गुजरात का चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। 27 साल का भी मॉडल और झूठा दिल्ली बिना लीडर के आप लड़ लेंगे? आपको भरोसा है वशिष्ठ साहब, बिना लीडर के आप लड़ लेंगे? हम विजय जी नेता, नीति और नीयत तीनों के साथ हम लड़ेंगे। हमारे पास नेतृत्व भी है, नीति भी है, नीयत भी है। आपको एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि विकास पे क्यों नहीं बात कर रहे? कितने नए स्कूल बनाए उस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? कितने अस्पताल नए बने हैं उस पे बात करें। आपकी पार्टी का कोई नेता पूछने वाला नहीं है इनसे,
यही तो बात हम कर रहे हैं कि आपका नेता कोई वहां पूछने वाला नहीं है मैं कह रहा हूं उनसे। ना, युवा परिवर्तन यात्रा में जी युवा परिवर्तन यात्रा में हम लोगों ने जा जा के पूछा है, आपसे मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, ये चुनाव इन दोनों के झूठे विकास के मॉडल पर होगा। कांग्रेस पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तीनों का संकल्प लेके कि हर गुजराती की शिक्षा अच्छी हो, हर गुजराती का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये जो कोरोना काल में हुआ वो दोबारा ना हो। ठीक है, ठीक है। धीमन जी, आपसे पहले समझता हूँ, फिर संजय जी से इसको एलोबरेट करके समझेंगे। आपने तो सब कुछ देखा है गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी की 27 साल की सरकार देखी है आपने, तो उससे पहले कांग्रेस की सरकारों को भी देखा है, और अभी आम आदमी पार्टी की एंट्री, क्या आप देख रहे हैं नट शेल में, क्या स्थिति आपको लग रही है? जी, आपने गुजरात में पिछले 27 सालों से 1-to-1 फाइट देखी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और लगातार 27 साल बीजेपी का राज भी रहा। ये पहला मौका है कि गुजरात में ट्रायंगल फाइट हो रही है, केजरीवाल की, आप पार्टी की एंट्री से, और इससे एक मजेदार इलेक्शन इस बार देखने को इसलिए मिल रहा है कि बीजेपी का तो यहाँ एक तरह से दबदबा बना हुआ ही था। कांग्रेस जब से इलेक्शन की फाइट हुई, शुरू हुई, तब से एक तरह से गायब दिख रही है। सबसे पहले कांग्रेस के बारे में पता चला वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से, जब उन्होंने एक सभा में कहा कि आप ये मत समझना कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही, पब्लिक मीटिंग नहीं कर रही, पर कांग्रेस गांव-गांव में खटिया पर मीटिंग कर कर, बैठक कर कर अब पीछे से घुसने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह नरेंद्र मोदी के जरिए हमें पता चलता है कांग्रेस क्या कर रही है। ये कांग्रेस की यहाँ स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं गुजरात में, केजरीवाल और उनके सभी मंत्री और उनके कार्यकर्ता। पर जहां तक जमीनी हकीकत का सवाल हो, आपके पास वो आर्मी नहीं है जो बीजेपी की आर्मी गुजरात में है इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन की जो मशीनरी हो। तो एक तरह से भले ही त्रिकोणा जंग हो, पर अभी मान लीजिए विजय जी, आज शाम को आपके इस प्रोग्राम के, आपके इस शो के बाद इलेक्शन हो जाता है, मुझे कोई शक नहीं कि बीजेपी अभी भी आगे दिख रही है और कांग्रेस और आप उनके पीछे दौड़ रहे हैं। संजय कुमार साहब, आपके पास इसलिए आखिर में आया क्योंकि आपने इस पर इतना डिटेल में स्टडी किया है, CSDS ने, लोकनीति ने, पूरा 2017 का इलेक्शन भी, और लगातार आप इसको स्टडी करते रहते हैं। धीमन जी ने तो कह दिया कि आज रात को यदि इलेक्शन अनाउंस हो जाए या हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पीछे। आप मुझे बताइए कि क्या स्थिति है। और जो एक और सवाल है कि गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल, मैं धीमन जी से भी इस पर बात करूंगा, आप कैसे देख रहे हैं इसको? विजय जी, देखिए, धीमन जी ने कहा कि ट्रायंगुलर कंटेस्ट है जी। मैं उसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से रखने की कोशिश करूंगा। जी। ट्रायंगुलर कंटेस्ट बिल्कुल नहीं है गुजरात में। जी। मुझे जो दिखाई पड़ रहा है गुजरात में, वो कंटेस्ट बाइपोलर है। और बाइपोलर किसके बीच में है? बीजेपी और किसी दूसरी पार्टी के बीच में नहीं है कंटेस्ट, क्योंकि बीजेपी तो बहुत आगे है। बाइपोलर कंटेस्ट है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, नंबर 2 और नंबर 3 के लिए। जी। तो मैं तो चुनाव को ऐसे ही देख रहा हूं कि आज रात करा ले, किसी भी वक्त करा ले चुनाव, बीजेपी दोनों पार्टियों से कहीं आगे है। और इसकी वजह बहुत साफ दिखाई पड़ती है। इसकी वजह साफ है कि एंटी बीजेपी वोट जो हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बट रहे हैं। जिस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी किसी जनसभा में कह रहे थे कि कांग्रेस पीछे से घुसने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह बहुत साफ है। अगर सारे के सारे एंटी बीजेपी वोट पोलराइज हो गए आम आदमी पार्टी की तरफ, तो बीजेपी को ज़्यादा करारा मुकाबला सामना करना पड़ेगा। लेकिन एंटी बीजेपी वोट जितना बटेगा, और जैसा होते हुए आज दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वोट बट रहे हैं, अगर वोट ना बटे, एकजुट हो जाए, तब तो बीजेपी के लिए थोड़ी चुनौती ज़्यादा होगी। लेकिन कितनी भी ज़्यादा हो, क्या चुनौती इतनी बड़ी होगी कि बीजेपी चुनाव हारने की स्थिति में आ जाए? ऐसा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। चाहे कितनी भी बड़ी दूरबीन ले लूं, पावरफुल दूरबीन ले लूं और देखने की कोशिश करूं, मुझे बीजेपी बिल्कुल आगे दिखाई पड़ रही है, बहुत मजबूत स्थिति में है। और जैसा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे तो लगता है बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है। बीजेपी चुनाव संजय जी, आप नहीं लड़ रही है सर, ये जो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। जी, केजरीवाल साहब की जो एंट्री है, यानी आम आदमी पार्टी की एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो मजबूत एंट्री है या केवल हवा है, जैसे ऋत्विक जी कह रहे थे? अब ये
अब क्या पैरामीटर्स हमारे क्या है नापने का, हवा है या मजबूत एंट्री है जी। अगर मैं तो कहता हूं मजबूत एंट्री तो हम तभी मानते हैं ना कि जब आप एंट्री किया, आपने अपनी दावेदारी ठोकी और सरकार बना ली है। ऐसी स्थिति तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन ये जरूर है जब आप गांव-गांव जाएं तो वहां जब जिक्र करें इन बातों का तो लोग अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है, झाड़ू की बात कही जा रही है, तो एंट्री तो है, गूंज सुनाई पड़ रही है। लेकिन क्या वो गूंज इतनी बड़ी है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में हो जाएगी? ऐसी स्थिति कहीं दिखाई नहीं पड़ती। मुझे लगता है बिल्कुल दबदबा बीजेपी का बरकरार है। जैसा मैंने पहले कहा, चुनाव नंबर 2 और 3 के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि नंबर 2 और नंबर 3 पर कौन है। संजय विजय जी, हेलो। हाँ संजय जी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ये नंबर 2 और 3 कौन है? मेरा ज्ञानवर्धन तो आप ही कर सकते ना, ये सवाल मत छोड़ के जाइए मेरे लिए। नहीं, मैं इस वक्त तो नहीं कह सकता कि नंबर 2 और 3 पर कौन है। अभी रेस चल रहा है और रेस में एक लीडर ने, एक धावक ने बहुत लीड ले ली है और दूसरे और तीसरे के बीच में लड़ाई चल रही है। आखिरी में कौन जीतता है, नंबर 2 और 3 की स्थिति पर कौन आता है, ये तो समय बताएगा। अभी चुनाव के तो तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ठीक है धीमन जी, संजय जी ने एक दूसरे तरीके से इसको डिफाइन किया है, आपने भी उसी तरह से बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रायंगल को बाइपोलर किस तरह से हो रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला हो रहा है। आप ऐसे देख रहे हैं इसको? एक देखने का नजरिया है। देखिए, 3 पार्टी तो है गुजरात में, इतने सालों में पहली बार ये हो रहा है कि गुजरात में 3 पार्टी चुनाव में है, मैदान में 3 खिलाड़ी है लड़ाई के लिए। तो मैं तो इसे त्रिकोणा जंग के रूप में ही देखूंगा। एक देखने का नजरिया है संजय जी का, उनकी बात भी सही है कि बीजेपी का मुकाबला ना कांग्रेस से है ना आप से है, बीजेपी सबसे आगे है। और अगर लड़ाई गुजरात में अगर है तो आप और कांग्रेस के बीच में है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा विजय जी के, जैसे आपने और संजय जी ने भी कहा कि अभी गुजरात इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, पर देखा जाए तो ऐलान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश का ऐलान जिस तरह हुआ उसमें 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के नतीजे आएंगे, करीब वोटिंग से 25-28 दिन के बाद। तो ये साफ है कि गुजरात का नतीजा भी 8 दिसंबर को आने वाला है। गुजरात में चुनाव जब भी दिसंबर के 1 से 7 तारीख के बीच हो, वो कोई मायना नहीं रखता, पर यह तय है कि गुजरात के नतीजे भी चुनाव के हमारे सामने 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ साथ ही आएंगे। ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ऋत्विज पटेल, वीरेंद्र वशिष्ठ साहब, संजय कुमार जी और धीमन पुरोहित जी। लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या गुजरात बदलाव के लिए तैयार है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। बहुत गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा। हमें पूछना है केम छो गुजरात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात की, और गुजरात के वोट मैप की नहीं, रोड मैप की, कि गुजरात आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे बदलेगा, क्या परिवर्तन होगा, कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ऋत्विज पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, CSDS के सह निदेशक संजय कुमार साहब, और वरिष्ठ पत्रकार गुजरात को समझने वाले धीमन पुरोहित जी हमारे साथ है। वीरेंद्र जी, आपसे समझना चाहता हूँ, संजय जी ने और धीमन जी ने जो दोनों गुजरात की ज़मीन को और राजनीतिक दावपेच को बेहतर तरीके से समझते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो इस चुनाव में कहीं उसमें ही नहीं है, रेस में, और यदि है मुकाबला जैसे संजय जी ने कहा तो दूसरे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। आपका क्या रिएक्शन? विजय जी, मेरे को समझ में नहीं आता है कि चुनाव से पहले आखिर ऐसा माहौल क्यों बनाया जाता है। पिछले चुनाव में भी देखा हमने इतना कि इस प्रकार का वातावरण बन के, क्योंकि हम आपको कह रहे हैं विजय जी, वशिष्ठ साहब एक चीज साफ कर दूं कि धीमन जी और संजय कुमार जी दोनों ही है ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। विजय जी, मेरा ये कहना ही नहीं है कि ऐसी बहुत से लोग अब आने लगे हैं जो न्यूट्रल बनकर आते हैं पर एक एजेंडा चलाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या ये जब गांव में गए तो इनको पता नहीं चला कि शिक्षा
6,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। क्या गुजरात के लोगों को स्कूल की शिक्षा नहीं चाहिए? आदिवासी स्कूलों पर इंग्लिश साइंस स्ट्रीम बंद कर दी जाती है। क्या गुजरात के आदिवासियों को साइंस की शिक्षा नहीं चाहिए? एक भी नया हॉस्पिटल, एक भी नया बड़ा हॉस्पिटल खुला हो तो बताओ, सरकारी हॉस्पिटल, क्या इनकी जरूरत नहीं है? ये मुद्दे गुजरात के, और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। जी डॉक्टर पटेल, फिर मैं धीमन जी के पास आता हूँ। जी विजय जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि आपने कांग्रेस और बाकी सबको दो बार चांस दे दिया, मुझे थोड़ा बोलने का मौका मिल जाए। देखिए, पहले जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा कहीं पर भी चुनावी राज्यों में नहीं जा रही है। और वो जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तब कांग्रेस के कार्यकर्ता गुजरात समेत सभी राज्यों में कांग्रेस तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। बीच में मत विजय जी, मैंने आपको सुना भाई, ये डिबेट को मुद्दे से भटका रहे हैं। मैंने एक भी बात, ठीक है, आपने बोल दिया वीरेंद्र जी, फिर आप बोल दीजिएगा। बात मैंने कोई नहीं करी है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल मुद्दे पे बात कर रहा हूं। विजय जी, मैंने कोई बात ऐसी बोली नहीं है। वो मुद्दे पे मुझे बताए कितने सरकारी स्कूल में, ठीक है, वो उनको जवाब देना है ना वीरेंद्र जी। यदि वो जवाब नहीं देंगे तो जनता समझ जाएगी। इतना इंटॉलरेंस क्यों है? ठीक है वीरेंद्र जी, विजय जी, मैंने राहुल जी की भारत जोड़ो की बात ही नहीं करी। वो ठीक है, अरे सर, वो आप थोड़ी डिसाइड करोगे कि उन्हें क्या बोलना है। चलो, आपने नहीं करी, मैंने कर ली, मैं बोल रहा हूं। वशीष जी, आप थोड़ी उनको गाइड करेंगे कि उन्हें क्या बोलना है। जी विजय जी, उन्होंने मेरा नाम लिया, मैंने बोला नहीं है, तो फिर कैसे? अरे भाई, मैं बोल वो ये कह रहे हैं, ठीक है, झूठ मत बोलिए डॉक्टर पटेल। तो यहाँ पर गुजरात की जब हम बात कर रहे हैं तो गुजरात में भी काफी लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। वो मौजूदा विधायक हो, उनके वर्किंग प्रेसिडेंट हो, उनके यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, वो कांग्रेस को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप जब बात कर रहे हैं कि आपके यहाँ सबको जोड़ने की बात है, ये वो, तो हमने देखा कि जो गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने चंद दिनों पहले सत्ता के लिए कौन सा प्रपंच रच डाला, वो हम सबने देखा है। ठीक है डॉक्टर पटेल, बेसिक सवाल ये है, डॉक्टर पटेल मेरी बात सुनिए। विजय जी, मेरा टाइम आप बोलिएगा, मैं कह रहा हूं केवल कांग्रेस की चिंता आप करते रहिए। जो वशिष्ठ जी ने सवाल पूछे एजुकेशन को लेकर, स्कूल को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, उसका जवाब दे, और जो हमने सवाल पूछा था हेल्थ इंडेक्स का, ह्यूमन इंडेक्स का, उस पर जाओ। यहाँ पर हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी खुली है। कांग्रेस के शासन में जब यहाँ पर 8 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अभी यहाँ पर 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पर हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। यहाँ पर राजकोट में एम्स हॉस्पिटल आ रहा है, ये सब सरकारी हॉस्पिटल है। उन्होंने बात करी थी आदिवासी स्कूलों की, तो यहाँ पर एकलव्य मॉडल स्कूल के तर्ज पर हम सभी आदिवासी जिलों में बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल वहां पर खोले जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। आगे जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने ड्रग्स की बात की थी, तो मुझे ये कहना है कि उड़ता पंजाब कांग्रेस ने बनाया था। आज गुजरात का कोई ट्रांजिट रूट के तरह उपयोग कर रहा हो तो वो ड्रग्स हम पकड़ रहे हैं। हम पूरे देश में ड्रग्स को सप्लाई होने से पकड़ रहे हैं। उसको सराहना करने की बजाय उसको आप राजकीय मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, बहुत दुखदायक है। और संजय जी जो बता रहे थे कि इस बार हम जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे वोट शेयर भी ज्यादा होंगे, प्रत्येक सीट भी ज्यादा होगी, और प्रत्येक सीट पर हमारी लीड भी ज्यादा होगी। ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में मुमकिन होने वाला है। ठीक है धीमन जी। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने गंभीर आरोप लगाया कि कुछ लोग चुनाव से पहले इस तरह माहौल बनाते हैं। धीमन जी छोड़िए, मैंने उसका सफाई स्पष्ट कर दिया। नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ, शायद उनको पता नहीं है कि मोदी के सबसे बड़े क्रिटिक के रूप में लोग आपको और मुझे देखते हैं और गालियां भी देते हैं। हमें बीजेपी कांग्रेस से या फिर आपसे कोई बात लेना इसके लिए जरूरत नहीं है हमें सफाई देने की। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, फिर भी वो दिल्ली छोड़ के अगर हर हफ्ते 15 दिन में गुजरात में आके प्रचार करते हैं, नरेंद्र मोदी के पास पूरे देश का जिम्मा है, फिर भी वो महीने में 3-4 बार गुजरात आके प्रचार करते हैं। कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी और केजरीवाल से कितने बड़े नेता है, वो गुजरात आने तक की उनको सूझ नहीं है, ना उनके कोई बड़े नेता यहाँ आते। राहुल गांधी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, और वो यात्रा किस काम की? चुनाव गुजरात में है और वो कर्नाटक केरल में घूम रहे हैं। उनको क्या राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं या कोई फिलसूफ या कोई धार्मिक नेता की तरह काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी ठीक है, संजय जी।
ये जो सवाल था कि जी। वशिष्ठ जी ने जो कहा कि भाई कांग्रेस के जो सवाल हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देता या उसको नहीं देखता। आप स्टडी करते हैं लोकनीति CSDS, क्या आपको कोई ऐसी बात लग रही है कि गुजरात जो है लगातार पिछड़ रहा है? और जो केजरीवाल साहब का जो नया नारा है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब डबल इंजन की नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है डबल इंजन की सरकार, अब नए इंजन की जरूरत है। क्या आपको लगता है गुजरात में नए इंजन की जरूरत है? मुझे लगता है अगर आप वहाँ के जनता से पूछें तो इसकी आहट सुनाई पड़ती है। लोग कहते हैं कि हाँ शायद तीसरे विकल्प की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कहने वाले लोगों की तादाद अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो सरकार को पलट दें, क्योंकि उन्हें तीसरा विकल्प आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, उन्हें ये तीसरा विकल्प आज उतना मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहा है गुजरात में। उन्हें लगता है विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी उभर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी में इतनी मजबूती नहीं है कि वो सरकार बना सके। इसी के लिए कुछ ऐसे फेंसिटर वोटर होंगे जो चाहेंगे भी कि बदलाव आए, लेकिन वो वोट नहीं देंगे क्योंकि इस बात का उन्हें भरोसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। इस सवाल को सर मैं दूसरे तरीके से पूछूं, है जमीनी तौर पे सर मैं इससे सवाल को दूसरे तरीके से पूछूं कि क्या आपको लगता है कि यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती तो ज्यादा बेहतर होता? कोई शक नहीं है इसमें। इस पे इसका तो उत्तर दिए बिना मुझे लगता है सारे दर्शक ऐसे ही समझ जाएंगे। बिल्कुल जी। अगर दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती होती, क्योंकि मुद्दे हैं वहां पे। जिन बातों का जिक्र किया जा रहा था, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उससे इनकार नहीं करता। स्कूलों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, प्राइस राइज का मुद्दा है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये मुद्दे यूपी के चुनाव में भी थे, उत्तराखंड के चुनाव में भी थे, लेकिन हमने क्या देखा जी, वोट इन दिनों इन मुद्दों पर नहीं पड़ रहा है। लोग अलग मुद्दों पर वोट दे रहे हैं और गुजरात में गुजराती अस्मिता पर वोट पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी वहां से आते हैं जी, और बड़े गर्व से कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे राज्य से हैं और हमें प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत करना है। इसी के लिए बड़ी संख्या में वोट देने का जो इंटेंशन है वो बीजेपी की तरफ है और लोग बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को देने की स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है। जी डॉक्टर पटेल, संजय जी ने भी बात की, प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, आपने भी प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया। मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा सा याद दिलाना, आपके वो मुख्यमंत्रियों के क्या नाम है? पहले कौन थे? विजय रूपानी साहब थे यार, आजकल भूपेंद्र पटेल साहब हैं शायद, है ना? तो ये यहाँ दिल्ली में तो नाम भी याद नहीं रहता हम लोगों को आपके मुख्यमंत्री का, और आप प्रधानमंत्री जी के भरोसे 27 साल से 25 साल से चलाए जा रहे हैं। वैसा कुछ करते होंगे मुख्यमंत्री जी? आपको तो याद है ना दोनों नाम? देखिए विजय जी, गुजरात के सपूत है नरेंद्र भाई मोदी जी, और बहुत लंबे अरसे से उन्होंने गुजरात की सेवा की है, तो स्वाभाविक तौर पर आज सर्वाधिक लोकप्रिय नेता देश के हैं, तो उनके प्रति लगाव होना बहुत ही स्वाभाविक। मतलब राज्य सरकार काम नहीं कर रही ना? नहीं, राज्य सरकार में 5 साल के लिए मुख्यमंत्री का नाम याद नहीं रहता देश में। पिछले 1.5 साल से माननीय भूपेंद्र भाई पटेल काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर डबल इंजन जो सरकार है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब, माननीय अमित भाई शाह साहब हमारे गुजरात से हैं, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। और गुजरात में माननीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष CR पाटिल साहब के नेतृत्व में जो हमारा पेज समिति तक का संगठनात्मक ढांचा है, वहां तक हमने सघन जनसंपर्क किया है, प्रत्येक घर तक पहुंचे हैं। हमारी यहाँ पर गुजरात गौरव यात्रा चल रही है, 5 जितनी यात्राएं, और जिस प्रकार से प्रचंड जन समर्थन पूरे गुजरात में प्रत्येक विधानसभा में हमारी यात्रा को मिल रहा है, वो बहुत ही स्पष्ट कर रहा है कि हमारे केंद्र के नेतृत्व को, हमारे प्रादेशिक नेतृत्व को गुजरात की प्रजा स्वीकार कर रही है। जिस प्रकार से माननीय मोदी साहब ने काम किए हैं, जिस प्रकार से माननीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने काम किए हैं, उन कामों का ब्यौरा लेके हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच गए तो उनका स्वागत हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि युवाओं को रोजगार देने में गुजरात सबसे दूसरे नंबर पर है। सबसे कम बेरोजगारी का दर 2% गुजरात में है। तो हर एक क्षेत्र में गुजरात। डॉक्टर पटेल, एक बहुत स्पष्ट सवाल, देखिए डॉक्टर पटेल, ठीक है, बहुत सारे आपके पास वादे हैं, मुझे एक छोटा बहुत स्पेसिफिक जवाब दीजिए, वक्त कम रहता है हमारे पास। डॉक्टर पटेल, 3.5 साल आपके पास ऐसा एक मुख्यमंत्री, एक ऐसी मंत्रियों की सरकार थी जिसे आपकी पार्टी की लीडरशिप ने सारे घर के बदल डालने की स्टाइल में बदल दिया। इसका मतलब वो 3.5 साल पर आपकी सेंट्रल लीडरशिप ने फेल का स्टैंप लगाया। तो 1.5 साल के भरोसे पर आप चलना चाहते हैं?
और नहीं था तो क्यों बदला और क्यों चुप्पी मैं है? पहले आपको बता दूं कि इसके पहले की सरकार पूरे 5 साल चली है और 3.5 साल पूरी सरकार मुख्यमंत्री समेत बदल दी आपने। उससे पहले 1.5 साल भी वही थे, विजय भाई रूपाणी थे, नितिन भाई पटेल और उनकी सरकार थी। तो पूरे 5 साल वो सरकार चली है और एक नई पहल करते हुए जो अनुभवी लोग थे, जो पहले कहीं पे भी मंत्रिमंडल में नहीं थे, उनको प्रतिनिधित्व देकर हमने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है। कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल पाते, इतने सालों से गांधी परिवार से आज उनको मुक्ति मिली है, जब वो भी ये बहुत अच्छी बात है। आजकल सब पार्टियां दूसरी पार्टी की ज्यादा चिंता करती हैं। धीमन जी, आपसे जानना चाहता हूं मैं कि क्या हिम्मत भी तो चाहिए। ठीक है डॉक्टर धीमन, क्या अरविंद केजरीवाल का ये स्लोगन काम में आ सकता है कि अब डबल इंजन की नहीं नए इंजन की जरूरत है? वैसे भी सर पुराना इंजन कितना भी अच्छा हो कभी तो पुराना होता है। हालांकि मैं आपको जानता हूं कि आपके पास बहुत सारे आर्काइव के जो कलेक्शन है ना, उसका आपको बहुत शौक है। पुराना इंजन मेरे म्यूजियम में तो जरूर काम आ सकता है विजय जी, पर यहाँ सवाल इंजन का, डबल इंजन का या गुजरात मॉडल का या फिर दिल्ली मॉडल का नहीं है। या सबसे बड़ा मॉडल है मोदी मॉडल, वो गुजरात में चलता है। देखिए, मोदी सपनों के सौदागर है। मोदी गुजरात मॉडल की बजाय जुमरी तरैया मॉडल भी अगर गुजरात के सामने रखते तो गुजरात के लोग जुमरी तरैया मॉडल को ले लेते जी। तो मोदी का जादू जहां तक बरकरार है, वहां कोई नए इंजन की ना बात चलेगी ना और कोई मॉडल की बात चलेगी। और आज तक तो ईमानदारी से हम देखिए, अंधभक्त हो सकते हैं, अंध पत्रकार नहीं हो सकते। पत्रकार को अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा है वो बताना चाहिए। और अभी जहां तक गुजरात की मैंने कहा जमीनी हकीकत का सवाल है, ना और कोई बात चल रही है, अभी भी मोदी का जादू है और मोदी का जादू चल रहा है। मोदी का जादू चल रहा है। संजय जी, मोदी का जादू चल रहा है तो फिर सब बातें बेकार है, फिर कोई सवाल की जरूरत है? विजय जी, इसका जिक्र तो मैंने पहले भी किया विजय जी। मैंने कहा कि मुद्दे हैं, जमीन पर मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार की बात होती है, तमाम तरह के मुद्दों की बात हो रही है। लेकिन आखिर वोट किस पर पड़ेगा? इन सब चीजों को आम मतदाता गुजरात का दरकिनार करने को तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजों को सुधारा जा सकता है, इस पर काबू किया जा सकता है। लेकिन हमें प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करने हैं और इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट कट पड़ेगा। सर तो एक चीज समझाइए, बरकरार है, बिल्कुल गुजरात में मजबूती से बरकरार है। सर एक चीज आप समझाइए, आप हमेशा मुझे ये बात समझाते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं कि कोई सरकार ने काम किया तो उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, वो इस चुनाव में असर डालता है। तो गुजरात के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात क्यों नहीं होती? विजय जी, अगर आप आंकड़ों को देखें तो ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी होती है। अगर सरकार ने थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक काम किया तो एंटी इनकम्बेंसी रोकने में मदद होती है। सिर्फ सरकार के कामकाज नहीं, पार्टी की पसंद, लीडरशिप को जो पसंद करते हैं, तो इन सारे फैक्टर से एंटी इनकम्बेंसी वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है। एंटी इनकम्बेंसी दिखाई कब पड़ती है? जब बहुत एक स्ट्रॉन्ग सरकार के खिलाफ एक आवाज बुलंद होती रहती है। कम से कम गुजरात में तो ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। जी धीमन जी, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में थी, बाकायदा थी, और यही वजह थी कि जैसे कि आपने बताया, विजय रूपाणी की पूरी सरकार को पूरे मंत्रिमंडल के साथ घर बिठाया गया और एक नए चेहरे को, भूपेंद्र पटेल को आगे किया। सभी नए मंत्री जो कभी इससे पहले मंत्री नहीं बने थे उनको आगे किया। उसके पीछे एक मात्र वजह ये थी, इस एक्सरसाइज के पीछे, कि जो गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी खास करके कोरोना के बाद थी, उसको पूरी तरह हटाया जाए और एंटी इनकम्बेंसी के बजाय नए चेहरों को लोगों के सामने रखा जाए। वोट तो मोदी के नाम पर नहीं पड़ने वाला है, पर लोगों के मन में कोई नेगेटिव इस तरह का शेड नहीं होना चाहिए विजय रूपाणी की सरकार का, जो इन लोगों ने काम किया या फिर नहीं किया। तो एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में भी थी और उससे बचने के लिए विजय रूपाणी को पूरे मंत्रिमंडल के साथ घर बिठाया गया। तो पिछली बार 99 के फेर में फंस गई थी पार्टी, अब 99 से आगे चलेंगे या वहां तक पहुंच पाएंगे? सॉरी, पिछली बार 99 के फेर में फंस गई थी ना, 99 सीट्स उनकी आई थी, तो इस बार 99 को क्रॉस करेंगे या वहां तक पहुंच पाएंगे? इसमें कोई शक नहीं। मुझे जो दिखता है
ऋत्विज पटेल ने जो बताया उसके साथ उनके साथ सहमत इसलिए होना पड़ेगा कि बीजेपी गुजरात में जीतने की नहीं लड़ रही। उनको भरोसा है कि गुजरात उनके पास ही और जीतेगी भी बीजेपी गुजरात में। गुजरात में अगर वो लड़ रही है तो आपको याद होगा कि माधव सिंह सोलंकी का कांग्रेस का 149 सीट का गुजरात में रिकॉर्ड है। बीजेपी का इतने सालों से सपना रहा है कि कम से कम माधव सिंह सोलंकी का 149 सीट्स का सपना वो तोड़ सके। अब दिलचस्प बात यह है कि इस रिकॉर्ड को ना केशुभाई तोड़ सके, नरेंद्र मोदी भी इतने सालों में 127 हाईएस्ट, 127 हाईएस्ट। 2002 में तो पीक था नरेंद्र मोदी का, और जिस तरह का माहौल गुजरात में था पोलराइजेशन का, बावजूद उसके 139 149 में 127 से आगे नहीं बढ़ा। इस बार देखना यह है कि नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल मिलके कहां तक आगे जा पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार भी ये रिकॉर्ड वो तोड़ पाएंगे। जी वशीर साहब, आपको शायद नहीं पसंद आ रही हो उनकी बात, लेकिन फिर भी मैं आपका कमेंट चाहता हूं। लास्ट कमेंट, वक्त नहीं है, छोटा कमेंट। जी विजय जी, मैं एक तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वीकारा कि अंध पत्रकार भी हो सकते हैं, चाहे उन्होंने वैसे मांगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, और एक अच्छी बात कि उन्होंने कहा कि मोदी जी सपनों के सौदागर हैं। नहीं, मैं स्वीकार करने को भी तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सपनों के सौदागर उन्होंने कहा, कम तो से कम सपने जब लोग जाग चुके हैं, जब कोरोना में इन्होंने स्वास्थ्य के हालात देखे, तो मोदी के सपनों से अब जा चुके हैं। अब उसका सौदागर का माल बिकेगा नहीं। अब शिक्षा के मामलों में जब स्कूल बंद हुए तो गुजरात की जनता जान गई कि किस प्रकार से स्कूल और रोजगार के नाम पर अब नाले की गैस से पकोड़े तलने का रोजगार नहीं चल पाएगा। इसलिए जो पेपर लीक हुए, गुजरात की जनता, फिर मैं कह रहा हूं कि इस बार वोट देने जा रही है। हमने युवा परिवर्तन यात्रा में देख लिया कि शिक्षा में जिस प्रकार से स्कूल बंद किए गए। एक छोटा सा सवाल पूछ लूं आपसे, नाराज ना हो कि आजकल आप माइनॉरिटी की चिंता नहीं कर रहे, सुरक्षा के नाम पे। शिक्षा तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल आप माइनॉरिटी की चिंता नहीं कर रहे। गुजराती आपने पूरे प्रोग्राम में माइनॉरिटी की चिंता नहीं की है। विजय जी, सुरक्षा हर गुजराती की होगी। मैं एक विधि का विद्यार्थी हूं, तो हमारे लिए भारत का संविधान ही सर्वप्रिय है और सर्वमान्य है। मैं अपने जीवन में केवल भारत के संविधान के अनुसार चलता हूं, और भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को एक मानता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात के हर नागरिक को शिक्षा की जरूरत है, गुजरात के हर नागरिक को स्वास्थ्य की जरूरत है, गुजरात के हर नागरिक को इससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा। धीमन जी, लास्ट छोटा सा कमेंट, फिर फौजी से मैं लास्ट कमेंट देना चाहता हूं, वक्त नहीं है। वशीर जी, अच्छा लगे, आप काफी बातें बोले, मुझे अच्छा लगेगा आप कम से कम बिल्किस बानो के आरोपी जिनको जेल से बरी किया गया, इनके बारे में कांग्रेस 2 शब्द अगर बोल पाए। जी इसीलिए मैंने चर्चा की थी। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनकी इच्छा है। हमारा स्टैंड उस पे क्लियर है। क्या आपको लगता है किसी को भी जिस प्रकार का कृत्य उनके साथ हुआ, ये नाइंसाफी नहीं हुई? इसको ये अच्छा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चिंता आपकी नहीं थी, इसलिए धीमन जी ने चिंता जाहिर की। डॉक्टर पटेल, भारत में नारियों का सम्मान होता है, और जिस प्रकार से बिल्किस बानो के आपने लास्ट में बताया कि हम 99 फिर वो कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये 2019 में अपना मॉडल दें, लोकसभा बैठक हमने जीती है। वशीर साहब प्लीज, इलेक्शन पटेल साहब को बोलिए। जी विजय जी, आपने बताया कि 99 सीट पर हम 2017 में थे, लेकिन आज हम 113 पर हैं। सारी लोकसभा की बैठक 26 की 26 2019 में हम जीते। सारी स्थानिक इकाई की जिला परिषद, तालुका परिषद, कॉर्पोरेशन के चुनाव हम जीते। सारे विधानसभा के बाई इलेक्शन हम जीते। तो प्रजा ने इन 5 सालों में हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। और इस बार तो धीमन जी जो याद दिला रहे थे, क्या नाम है, माधव सिंह सोलंकी साहब की। हाँ बिल्कुल प्रजा का आशीर्वाद रहा। तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गुजरात और गुजरात भाजपा सज्ज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वीरेंद्र वशिष्ठ जी, डॉक्टर पटेल, संजय कुमार साहब और धीमन पुरोहित, आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या गुजरात बदलाव के लिए तैयार है। इस पर 52% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 48% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। यानी अभी मामला बराबरी का लगता है कि बदलाव होगा कि नहीं होगा, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब आखिर में छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। हमारे घरों में दिवाली की सफाई बम्पर तरीके से चल रही है।
लेकिन पॉलिटिक्स में सफाई की बात हो रही है। किसकी किससे टक्कर हो, किसका आंकड़ा होगा 100 के पार, किसकी बनेगी सरकार गुजरात के रण में, ऑटो इटालिया, भाई साहब आपने खाना खा लिया, यही सब चल रहा है। क्योंकि इनकी दिवाली तो तब मनेगी जब सामने वाली पार्टी का दिवाला निकलेगा। भैया अभी तो गुजरात चुनाव की तारीखें भी नहीं आई हैं। दिल्ली मॉडल को गुजरात में उतारने की और अपनी 27 साल पुरानी साख को बचाने की कवायदें शुरू हो गई हैं। मेरा ये मानना है कि गुजरात को जीतने के लिए गुजरातियों के दिल से गुजरना पड़ेगा। हाँ, और एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि गुजरात अपने हीरा उद्योग यानी डायमंड इंडस्ट्री की वजह से दुनिया भर में चमकता है और गुजरातियों को हीरे और कोयले में फ़र्क करना बखूबी आता है। आप जौहरी हैं, अपना जौहर थोड़ा संभाल कर दिखाइएगा। काई पहुँचे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला कल आज से बेहतर हो आपके लिए। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।